इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 30 साल पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान को छोड़कर के गई थी। तो आज 30 साल के बाद अमेरिकी सेना, कभी रूस जीता, कभी अमेरिका, कभी तालिबान, लेकिन हर बार हरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार बहाल होने के बाद अब अफगानी सरकार और वहां की सेना के पास पूरा पूरा मौका था कि अमेरिकी सेना की मदद से हमेशा हमेशा के लिए वो लोग तालिबान को दफन कर दें। लेकिन क्या ये हो पाया? आइए जानते हैं। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके सद्दाम हुसैन के शासन का अंत किया, तो अब अमेरिका केवल तालिबान पर अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं कर सकता था, केवल अफगानिस्तान की राजनीति को ध्यान में रख के काम नहीं कर सकता था। अमेरिका का ध्यान बट गया, क्योंकि एक ओर वो अफगानिस्तान के साथ व्यस्त था तो दूसरी ओर इराक की राजनीति के साथ। और यहीं पर तालिबान ने अपने लिए एक अवसर को ढूंढा। लगातार युद्ध में करोड़ों डॉलर खर्च करने वाला अमेरिका कहीं ना कहीं पे तालिबान के अंत के लक्ष्य से भटक गया था और इसी का फायदा उठाया अफगानिस्तान के बचे कुचे लड़ाकों ने। ये दौर वो दौर था जहां पर अचानक से आत्मघाती हमले यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स दिखाई देने लग गए। तालिबान ने धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को फिर एक बार दर्शाना शुरू किया, जहां पर साल 2005 में 27 आत्मघाती हमले हुए थे, वहीं पर साल 2006 में ये बढ़कर 139 हो गए, यानी कि 139 आत्मघाती बम हमलों से लगातार अफगानिस्तान टहलता गया। यहां पर एक बात और गौर करने लायक है, वो ये है कि अफगानिस्तान की सेना और वहां की सरकार केवल अमेरिकी सेना पर निर्भर नहीं रह सकती थी। उनके लिए भी आवश्यक था कि वो तालिबान को वहीं का वहीं खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करें, अपनी जी जान लगा दें, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो आधिकारिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि तालिबान ने अपने लिए फिर एक बार जमीन बना ली थी 2006 खत्म होते होते। ऐसे में आता है साल 2008। अमेरिका में बराक ओबामा ने नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, लेकिन यह साल भी उनके लिए कई चुनौतियां लेकर के आया। सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो पूरी दुनिया और अमेरिका देख रहा था, यहां पे यूं कहूं कि जिससे जूझ रहा था, वो थी वैश्विक आर्थिक मंदी यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ या इराक में अपनी सेना को मौजूद रखने के लिए अमेरिका को जो करोड़ों डॉलरों का खर्च हर साल करना पड़ रहा था, अब वो बोझ बनता जा रहा था। अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति में था जहां पर
ना तो वो इन देशों को पूरी तरह से छोड़ सकता था और ना ही इन देशों में पूरी तरह से अपने नियंत्रण को हमेशा हमेशा के लिए बना सकता था। यानी कि तालिबान से लड़ना अमेरिका के लिए एक ऐसी गले की हड्डी बन चुका था जिसे ना वो निगल सकता था और ना वो उगल सकता था। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपने पैर पसार रहा था और आखिरकार 2014 में यह तय हुआ कि अमेरिका और उनके साथ नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से हटा देंगे। हालांकि ये इतना आसान होने वाला नहीं था, मगर फिर भी ये निर्णय लेना अब मजबूरी बन चुका था, क्योंकि पिछले 8 सालों में यानी कि 2006 से लेकर के 2014 तक तालिबान ने लगातार आत्मघाती हमले किए। इन हमलों में कई सारे अफगानिस्तान के सैनिक और अमेरिका के जवान भी मारे गए। अपने लोगों की इस तरह से मौत होता देख करके, अपने सैनिकों को खो करके अब अमेरिका भी समझ रहा था कि इस लड़ाई में अमेरिका के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। आखिर में तालिबान से लड़ने की जिम्मेदारी केवल और केवल अफगानिस्तान की सरकारों की ही रहने वाली थी। कोई बाहरी देश कितने समय तक किसी देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण रख सकता है, यह सवाल आज हमें समझना होगा। आने वाले 3 साल अमेरिका के लिए और कठिन होने वाले थे अफगानिस्तान में। अब अमेरिका बैकफुट पर दिखाई दे रहा था, जबकि तालिबान लगातार और उग्र होता जा रहा था। अमेरिकी और अफगानी सैनिकों पर आत्मघाती हमले बढ़ते जा रहे थे और अब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए या वहां पर शांति बनाए रखने के लिए यदि कोई मार्ग दिखाई दे रहा था तो वो था केवल बातचीत का। बराक ओबामा अपने 2 टर्म पूरे कर चुके थे और इसीलिए अब अमेरिका को फिर एक बार नया राष्ट्रपति मिलने वाला था। 2016 में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए तो शपथ लेने वाले नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। अपने कड़े तेवरों के लिए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो कई जगहों पर कुछ आक्रामक बातें करते हुए नजर आए, लेकिन भीतर वे भी ये जानते थे कि तालिबान का मसला अब अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस बात को राजी हो गए कि तालिबान के साथ अमेरिका वार्ता करेगा, चर्चा करेगा और बातचीत के द्वारा शांति का कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेगा। ये तालिबान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और इस बीच अफगानिस्तान की सरकार क्या कर रही थी? जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, अफगानिस्तान की सरकार और सेना उस हद तक मजबूत नहीं हो पाई थी जिसकी जरूरत थी। तालिबानी हमलों से लड़ने के लिए वहां की सेना को और वहां की सरकार को पूरी तरह से सख्त और अपने दुश्मनों पर हावी होने के लिए उतना गंभीर होना चाहिए था, जो होते हुए दिख नहीं रहा था। यहां तक कि अफगानिस्तान की जो सरकारें थी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे और यह भी समझा गया कि बड़ी सेना होने के बावजूद अफगानी सेना का मनोबल बहुत कम था तालिबानी लड़ाकों के सामने। यानी यहां पर भी एडवांटेज तालिबान।
आने वाले कुछ सालों में तालिबान के साथ बातचीत हुई। अफगानी सरकार और अमेरिका ने बातों के द्वारा हल निकालने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब आलम यह था कि तालिबान करीब करीब 40% अफगानिस्तान की जमीन पर फिर एक बार कब्जा कर चुका था। चौदह अप्रैल 2021 अमेरिका के नए नवेले और मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन ने आखिरकार यह ऐलान कर ही दिया कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ देगा। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि तालिबान का आतंक फिर एक बार अनौपचारिक तौर पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था। इसी बीच एक के बाद एक घटनाएं होती गई और ये डर, ये दहशत का माहौल लगातार चारों ओर फैलता गया। जो बिडेन के इस फैसले को कई सारे रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ आज अमेरिका की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार मानते हैं, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फेलियर मानते हैं। जुलाई 2021 में अमेरिका ने बागराम एयरबेस को आधी रात को खाली कर दिया। अमेरिकी विमान इस एयरबेस को छोड़ करके उड़ निकले। गौरतलब है कि ये वो एयरबेस है जो करीब करीब 5000 तालिबानी आतंकियों के लिए जेल के रूप में बनाया गया था। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया, इस डर के कारण कि कहीं उनका भी हश्र पुराने राष्ट्रपतियों की तरह ना हो। इसे औपचारिक तौर पर अफगानी सरकार का अंत और आत्मसमर्पण कहना ही उचित होगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अमेरिका ने अपनी सेना को हमेशा हमेशा के लिए अफगानिस्तान से हटा दिया और वापस अपने देश बुला लिया। 30 अगस्त 2021 11 सितंबर की तारीख से 11 दिन पहले अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी थी। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि ऐसी अमेरिका को क्या मार पड़ी या ऐसा क्या उनका नुकसान हुआ जिससे उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। एक महासत्ता और एक दुनिया की महासेना को इस प्रकार से पीछे हटने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। तो जानते हैं ये कुछ आंकड़ों की मदद से। सबसे पहली बात, अमेरिका और नेटो के कोलिशन यानी कि दोनों की सेनाओं को करीब 3500 अपने सैनिकों को शहीद होते हुए देखना पड़ा इस युद्ध में। इन 3500 मौतों में से 2300 मौतें केवल अमेरिका के जवानों की थी, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा इन 20 सालों में करीब 20,660 अमेरिकी सोल्जर घायल भी हुए। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यह भी कहा कि 2019 में करीब करीब अफगानिस्तान के 45,000 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी पिछले 5 सालों में, यानी कि 2014 से 19 के बीच में। जो बिडेन ने
अपने हाल ही के एक बयान में ये कहा कि इस पूरे समय में यानी कि 20 सालों के इस राजनीतिक और कूटनीतिक युद्ध में अमेरिका ने केवल अपने फौजियों को नहीं गंवाया है, बल्कि अमेरिका ने इस बीच पूरे $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं। जी हां, $2 ट्रिलियन। और $1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ डॉलर। तो $2 ट्रिलियन भारतीय रुपयों में कितने होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस समय अपने स्क्रीन पर। अब सवाल यह है कि इतना खर्च करने के बाद, इतने सिपाही खोने के बाद अमेरिका को क्या मिला? क्या तालिबान खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्या हमेशा के लिए अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो पाया? यह भी नहीं हुआ। क्या अल कायदा जैसे आतंकी संगठन खत्म हुए? यह भी नहीं हुआ। तो फिर इस पूरे युद्ध में अमेरिका ने पाया क्या? आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 30 साल पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान को छोड़कर गई थी। वो आज 30 साल के बाद अमेरिकी सेना, कभी रूस जीता, कभी अमेरिका, कभी तालिबान, लेकिन हर बार हारा अफगानिस्तान। इन 70 सालों की केवल एक ही कहानी है। किसी को कश्मीर चाहिए तो किसी को पाकिस्तान, किसी को अफगान चाहिए तो किसी को तालिबान, किसी को सत्ता चाहिए तो किसी को कट्टर मजहब। लेकिन क्या इंसान को चाहिए इंसान? उम्मीद करता हूं कि आपको ये अफगानिस्तान की पूरी कहानी अच्छी लगी होगी, मेरा रिसर्च अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा। फायर नाइस बातों बातों में किससे कहानियाँ जारी हैं। अगली बार किसी नए विषय की